हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। जब भी हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम नंबर ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं। जो सारे वर्ड्स होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं और उनके डिफरेंट ग्रामेटिकली फंक्शंस होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम वो सारे पार्ट्स के बारे में और सारे वर्ड्स के बारे में समझेंगे कि उनके क्या नाम है और उनके क्या फंक्शंस हैं। इससे पहले जो हमने क्लास लगाई थी उसमें हमने ग्रामर के बारे में और साथ में सेंटेंस और उसकी फॉर्मेशन के बारे में समझा था। तो मैं आपको ये बात सजेस्ट करता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपको कंप्लीटली समझ आ जाए कि सेंटेंस क्या होता है और उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, जिससे आपको ये वाली वीडियो समझने में आसानी होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। यहां पर आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर 8 तरह के डिफरेंट वर्ड्स हैं और 8 तरह की डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिससे हम जो है पार्ट ऑफ स्पीच को डिफाइन करते हैं। ये 8 तरह के जो हमारे पास वर्ड्स हैं उनमें हमारे पास नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन होते हैं। ये सारे मिलकर या इनके कुछ पार्ट मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। तो जब भी हम कभी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उनमें इनका कोई ना कोई रोल जरूर होता है। वैसे आमतौर पे इनको 8 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 8 पार्ट में कंसिडर किया जाता है। मगर कुछ स्टूडेंट्स हमको ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इनके 9 पार्ट हैं, उन्होंने कहीं पर 9 पार्ट पढ़े हैं या फिर जो है इसके 10 पार्ट हैं। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 8 जो पार्ट हैं ये ट्रेडिशनली डेवलप्ड है। ये बहुत लंबे समय से हम इनको पढ़ते आ रहे हैं। तो आज के टाइम पे कुछ न्यू एडिशन हो रही हैं, कुछ लोग उसमें नई एडिशन कर देते हैं अपनी थिंकिंग के हिसाब से। तो उसके अकॉर्डिंग जो है अगर हम इसमें एक डिटर्मिनर्स ऐड कर दें तो उसको भी जो है कंसिडर किया जाता है पार्ट ऑफ स्पीच में से। तो अगर हम 9th पार्ट की बात करें तो वो हमारे पास होता है डिटर्मिनर। तो अगर हम डिटर्मिनर्स को साथ में ऐड कर देते हैं तो इसके 9 पार्ट हो जाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, जो वर्ब है इसको जो है 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो इसको मेन वर्ब में कंसिडर कर लेते हैं या इसको मेन वर्ब या फिर इसको जो है लेक्सिकल वर्ब बोला जाता है, या फिर जो इसका सेकंड पार्ट है उसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, या फिर इसको हम जो है ऑक्सिलरी वर्ब का नाम देते हैं। तो अगर हम ये 8 पार्ट भी करते हैं तो इसमें भी हम वर्ब की दोनों टाइप को कंसिडर करेंगे। तो इसलिए इस चीज को हम एक वर्ब की तरह कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं पर डिटर्मिनर्स भी साथ में दिखते हैं तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन ही मिल रही है। अच्छा है कि आप इसको भी साथ में समझ लें। हम जो अपने यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें हम साथ में डिटर्मिनर्स को भी कंसिडर करेंगे और जिससे हमको जो है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ही मिलेगी। तो ये 8 जो पार्ट है इनको जो है हम फर्दर जो है क्लासेस में डीपली जो है एक्सप्लेन करेंगे ताकि हमको एक एक पार्ट के बारे में कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग हो सके कि इसका क्या मतलब है, क्या फंक्शन है सेंटेंस में, जिससे हमको जो है आने वाले टाइम में जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नाउन से कि नाउन क्या है और इसकी क्या जरूरत है अंडरस्टैंडिंग की और इसका क्या फंक्शन है किसी भी सेंटेंस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम समझेंगे कि नाउन क्या होता है और इसका क्या फंक्शन होता है किसी भी सेंटेंस में। जो नाउन होता है ये इसका अगर हम इसकी सिंपल तरीके से बात करें, सिंपल तरीके से इसको समझें तो हम इसको बोल सकते हैं किसी भी पर्सन का, किसी भी एनिमल का, किसी भी थिंग का या किसी भी प्लेस का नाम। जो भी किसी चीज का नाम है उसको हम बोलते हैं नाउन। अगर हम किसी चीज को उसके नाम से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके नाम से उसको कोई पहचान दे रहे हैं तो हम उसको नाउन बोलते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नाउन कितनी प्रकार के होते हैं। नाउन हमारे पास नंबर ऑफ टाइप्स के होते हैं मगर हम उनमें से 9 टाइप जो है उनको मेनली कंसिडर करेंगे और जो है डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले होता है प्रॉपर नाउन, उसके बाद में आता है कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन एंड मटेरियल नाउन। देखने में ये बहुत बड़ी लिस्ट लग सकती है मगर ये उतने ही सिंपल है जितने सिंपल अगर आप इनके मीनिंग समझ लो। स्टार्टिंग जिस वर्ड से इनकी हुई है अगर आप उनका मीनिंग समझते हो तो आपको डेफिनेटली बड़ी इजीली ये समझ आ जाएगा ये इंडिविजुअल नाउन कौन सा है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि नाउन की जरूरत क्या है। जब भी हम सेंटेंस में जब भी हम कोई भी बात करते हैं, जब कोई बात लिखते हैं या कोई बात बोलते हैं
तो उसमें हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो हम उसके नाम को लेके उसके बारे में बोलते हैं या लिखते हैं। तो उनमें जो है नाउन की हमको वहां पर जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम एक बात और समझते हैं कि नाउन कहां कहां पर यूज किया जाता है एक सेंटेंस में। अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारे पास सेंटेंस होता है उसमें से एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्टिव पार्ट होता है, ये वर्ब पार्ट है एंड ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव पार्ट है। जो नाउन है ये सब्जेक्ट में भी आ सकता है और ये ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है, ये दोनों में जो है कंसिडर किया जा सकता है। तो अब हम जो है इसको प्रॉपरली सारी टाइप्स को अच्छे से जो है वो डिस्क्राइब करेंगे कि जो इंडिविजुअल टाइप ऑफ नाउन है इसका क्या मतलब है। मगर उससे पहले हम एक बात और डिस्कस करेंगे जो कि बहुत जरूरी है। हम ये देखेंगे कि हमारे पास दो जो है वर्ड हैं, एक है हमारे पास सिंगुलर, एक वर्ड है हमारे पास प्लूरल। तो हमारे पास ये दो वर्ड्स हैं, इन दोनों वर्ड्स का क्या मतलब है और इनको कैसे हम डिफाइन करते हैं, पहले हम ये बात सीखते हैं। सिंगुलर और प्लूरल जो हमारे पास दो वर्ड्स हैं ये बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं सेंटेंस बनाने में। इनका एक्चुअल में जो है वो मीनिंग क्या है, जब भी हम कभी एक वर्ड लेते हैं, अगर हमारे पास कोई एक चीज है, एक पर्सन है या एक थिंग है या एक प्लेस के बारे में बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर, मतलब कि एक सिंगल। तो जब भी हम कभी भी नाउन लिखते हैं, नाउन में हम कोई नाम लिखते हैं, जैसे हमने मान लीजिए नाम किसी का लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया पेन, तो पेन क्या है, अगर मैं एक पेन की बात करता हूं तो ये सिंगुलर है। दूसरे बाद में हम बात करते हैं प्लूरल की। प्लूरल होती है जब एक से ज्यादा कोई व्यक्ति या हम वस्तु या किसी जगह के बारे में बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्लूरल। मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा पेन, तो पेन हमारे पास एक है तो हम लिख दिया पेन। तो जगह अगर हमारे पास एक से ज्यादा पेन है तो हम लिखते हैं पेन्स। तो पेन्स का मतलब हो गया एक से ज्यादा, ये हो गया प्लूरल वर्ड। इसी तरह जो है जब हम कभी भी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सिंगुलर और प्लूरल का हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमने जो आगे वर्ब है सेंटेंस में उसको जो है डिफाइन करना होता है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। सिंगुलर में हमारे पास जब एक पर्सन, एक प्लेस या एक थिंग की बात हो रही हो तो उसको हम सिंगुलर बोलेंगे। तो जब हमारे पास एक से ज्यादा हो जाएंगे, जब उनको हम कंबाइन करके एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो उसको हम बोलेंगे प्लूरल। तो यहां पर हम ये बात समझ चुके हैं कि सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं। इनको जब हम आगे नाउन को जब आगे डिस्क्राइब करेंगे और पार्ट ऑफ स्पीच हम डिफाइन करेंगे तो उसमें हमको सिंगुलर और प्लूरल की काफी हेल्प मिलेगी समझने में, क्योंकि ये जो दोनों पार्ट्स हैं इनको काफी ज्यादा जो आगे यूज किया जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन हमारे पास वो नाउन होता है जो किसी एक पर्सन, एक जगह और एक स्थान के बारे में हमको बताए, उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन बताए कि वो कौन है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में बताए, ना कि एक से ज्यादा लोगों के लिए या फिर वो जो है ग्रुप के लिए वर्ड यूज किया जाता हो। तो जैसे यहां पर मान लीजिए मैं किसी का नाम लिख देता हूं, जैसे हम लिख देते हैं यहां पर जोहन। तो जोहन क्या है, एक किसी पर्सन का नाम है। तो जो जोहन है ये सिर्फ एक पर्सन के बारे में बता रहा है, ना कि दो लोगों के बारे में। तो अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक और वर्ड ले देता हूं दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, ये हमारे पास एक स्टेट का नाम है, जैसे कि जो कि कैपिटल ऑफ इंडिया जिसको हम जानते हैं। तो इंडिया में दिल्ली नाम का कोई और स्टेट नहीं है, इसलिए जो है ये एक स्टेट के बारे में जो हमको प्रॉपरली बता रहा है। तो यहां पर ये जो है प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर से हम समझ सकते हैं जो सिर्फ एक पर्सन की आइडेंटिटी बताए या एक प्लेस या थिंग के बारे में हमको बताए, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन, जो किसी और की आइडेंटिटी को ना बता रहा हो हमको। तो एक बात और इसमें जो है वो कंसिडर करने वाली है, जैसे हम यहां पर कभी भी कोई प्रॉपर नाउन लिखते हैं, जो फर्स्ट लेटर ऑफ हमारे पास होता है किसी भी वर्ड का, जो प्रॉपर नाउन है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल ही होगा। वो कभी भी हम स्मॉल लेटर नहीं लिखेंगे। हम जो है अगर दिल्ली लिखते हैं तो उसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये उसका प्रॉपर नाउन है। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। तो ये भी चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। तो जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं प्रॉपर नाउन की, जैसे हम ले लेते हैं संडे। तो संडे यहां पर क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि जैसे हमारे पास 7 दिन होते हैं और 7 दिन के अलग अलग नाम है। तो
तो जैसे हम संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, हम मंडे को संडे नहीं बोल सकते या ट्यूसडे को संडे नहीं बोल सकते। संडे एक इंडिविजुअल डे की आइडेंटिटी है, तो इसलिए हम जो है संडे को क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। तो जब भी हम कभी भी संडे लिखेंगे या मंडे लिखेंगे तो हम उसके जो फर्स्ट लेटर है उसको हमेशा कैपिटल लिखेंगे। तो आई थिंक आपको ये भी बात समझ आ गई होगी कि जब हम कोई भी ऐसा नाउन लिखते हैं जो इंडिविजुअल नाउन है या प्रॉपर नाउन है, तो उसका जो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। तो आगे हम जो नेक्स्ट इससे करते हैं, हम इसकी जो है एक एग्जांपल जो है उसका सेंटेंस में आगे देखते हैं, जिससे हमको और भी क्लियर हो जाए। जैसे कि हम लिख देते हैं जोहन इज अ गुड बॉय। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो जोहन है वो सब्जेक्ट में आया है, ठीक है जी। तो सब्जेक्ट में उसमें उसके बारे में बात हो रही है, जोहन इज ए गुड बॉय। तो जो जोहन है वो एज ए नाउन यूज हो रहा है। अगर मान लीजिए मैं इसको ऑब्जेक्टिव पार्ट में ले जाता हूं और मैं यहां पर लिखना चाहता हूं ही इज अ जोहन, तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने लिखा है ही इज अ जोहन। यहां पर हमने जोहन जो है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट में लिखा हुआ है, और यहां पर जो ऑब्जेक्टिव पार्ट में होने के बावजूद जो जे है वो कैपिटल है। तो अगर कभी कहीं पर भी आप प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से। तो अब इसके बाद में हम जो नेक्स्ट नाउन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हमारे पास वो वाले नाउन होते हैं जो हम एक से ज्यादा लोगों के लिए या एक से ज्यादा प्लेसेस के लिए यूज कर सकें। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है कार। अगर मैं यहां पर कार लिखता हूं तो कार क्या है कि एक कॉमन नाउन है। अगर कोई भी कार सड़क पे जा रही है, किसी भी कंपनी की सड़क के ऊपर कार जा रही है, तो मैं उसको जो है वो कार बोल सकता हूं। इसको भी, ये भी कार है, वो भी कार है, वो भी कार है। मगर अगर मेरे पास कोई कार ऐसी है जिसकी कंपनी साथ में हम स्पेसिफाई कर देते हैं, जैसे मैं बोलता हूं सुजुकी, तो सुजुकी क्या है, ये सुजुकी हमारे पास जो है किसी कार की कंपनी का नाम है, और ये जो कंपनी है ये इंडिविजुअल कंपनी है। सुजुकी कोई और कंपनी नहीं है, दो कंपनियां नहीं है, एक ही कंपनी है। तो सुजुकी अगर मैं लिखता हूं तो ये जो है वो कार की ब्रांड का नेम है, और ये इंडिविजुअल है। तो सुजुकी जो होगा उसका प्रॉपर नाउन होगा। अगर मान लीजिए कार टोयोटा की है तो टोयोटा उसका जो प्रॉपर नाउन है, मगर जो कार है, ठीक है जी, कार जो है वो एक कॉमन नाउन है। चाहे किसी भी कंपनी की कार हो उसको मैं कार बोल सकता हूं, मगर मैं किसी, अगर सुजुकी की कार है तो उसको मैं ये नहीं बोल सकता कि ये टोयोटा की कार है। तो सुजुकी एक वहां पर एक जो है हमारे पास प्रॉपर नाउन होगा, और कार वहां पर हमारे पास कॉमन नाउन होगा। जैसे कि मैं बात करता हूं पेन की। अगर मान लीजिए मैं पेन लिखता हूं तो जो पेन है, पेन किसी भी कंपनी का हो उसको हम पेन बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए वो सेलो कंपनी का है तो वो भी पेन है, अगर पार्कर कंपनी का है तो वो भी पेन है। तो जो कंपनीज के नेम इंडिविजुअल है वो उसके प्रॉपर नाउन है, मगर जो पेन है, कितनी भी कंपनीज के पेन हो, हम हर किसी पेन को पेन बोल सकते हैं। तो जो पेन है ये हर किसी टाइप के लिए हम एक ही यूज करेंगे। हर टाइप के पेन के लिए हम उसको पेन तो बोल सकते हैं, मगर ये नहीं बोल सकते कि ये सेलो का पेन है, ये पार्कर का पेन है। उसके लिए हमको जो है, अगर हम बोलते हैं ये सेलो का पेन है, सेलो का पेन है, तो उससे पता चल जाएगा ये इसका प्रॉपर नाउन है। मगर अगर किसी भी पेन को मैं पेन बोलता हूं तो वो उसका कॉमन नाउन होगा। ऐसे हमारे पास बहुत सारे कॉमन नाउन है। लेट्स सपोज जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर बॉय, तो अगर कोई भी मेल है, ठीक है जी, तो लड़का है तो उसको जो है हम बॉय बोल सकते हैं। जैसे लड़की है, ठीक है जी, उसको हम गर्ल बोल सकते हैं। मगर जो उसका इंडिविजुअल नाम होगा, अगर मान लीजिए मेरे सामने 3 लड़के खड़े हैं तो उन तीनों को जो मैं बॉय बोल सकता हूँ। ये भी बॉय है, ये भी बॉय है और ये भी बॉय है, मगर उनके जो प्रॉपर नाउन होंगे वो नहीं मैं बोल सकता। मान लीजिए अगर एक लड़के का नाम जो है वो जॉन है, तो मैं ये नहीं बोल सकता ये भी जॉन है, ये भी जॉन है और ये भी जॉन है। उन तीनों को मैं बॉय तो बोल सकता हूं मगर जॉन नहीं बोल सकता। जो उनके प्रॉपर नाउन होंगे वो हमेशा इंडिविजुअल होंगे, वो सिर्फ एक ही आइडेंटिटी बताएंगे। और जो प्रॉपर नाउन, जो हमारे पास कॉमन नाउन होंगे, वो जो है वो उस पर्सन के लिए, उस कैटेगरी के लिए हम इंडिविजुअल पर्सन के लिए एक एक नाम को एज इट इज ही बोल सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आई होगी कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। तो कॉमन नाउन के हम एक जो है वो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, उसको जो है सेंटेंस बना के फॉर्मेशन में देख लेते हैं। तो जैसे मैं लिख देता हूं, जैसे हमने पहले लिखा था जोहन इज अ गुड बॉय, तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर जो बॉय है ये कॉमन नाउन है, यहां पर जो जोहन है ये प्रॉपर नाउन है। तो जोहन इज ए गुड बॉय, तो बॉय जो हो गया और ये जो जोहन हो गया, ये दोनों नाउन की कैटेगरी में आ गए।
तो आपको ये समझ आई होगी कि जैसे हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें जो है नाउन कहां कहां पर यूज हो सकता है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच कैसे है और ये कैसे सेंटेंस में हम लगाते हैं। तो ये हमारे पास हो गया कॉमन नाउन। अब हम थोड़ा सा इसको और आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं कि इसके थोड़ी सी एग्जांपल्स और लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए वर्ड है डे। तो डे हमारे पास क्या है, डे हमारे पास एक कॉमन नाउन है। जैसे हमने पहले बात की थी कि हमारे पास एक वीक में 7 डेज होते हैं या एक मंथ में 30 डेज होते हैं। तो वो जैसे संडे मंडे ट्यूसडे होता है तो हम सबको हम डेज बोल सकते हैं, इसलिए ये कॉमन नाउन है। मगर अगर डेज को हम प्रॉपर नाउन में बात करें तो जैसे हम बोल देंगे संडे, मंडे, ये हमारे पास क्या आ गए प्रॉपर नाउन। हम जैसे लिख देते हैं मंथ, मंथ हमारे पास जो है वो कॉमन नाउन हो गया। अगर हम यहां पर लिखते हैं जनवरी, ऐसे फरवरी, तो ये हमारे पास जो क्या आ गए ये प्रॉपर नाउन आ गए मंथ के। इसी तरह मान लीजिए मैं अगर यहां पर लिख देता हूं रिवर, तो रिवर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कॉमन नाउन है। तो अगर मान लीजिए मैं इसके आगे लिख देता हूं द एमेजोन, एमेजोन एक रिवर है, तो इस जो रिवर का नाम है द एमेजोन, ये इसका प्रॉपर नाउन है। मगर रिवर मैं किसी भी रिवर को बोल सकता हूँ, कोई भी अगर मैं बहती हुई नदी है उसको देखता हूं तो मैं उसको बोल सकता हूँ रिवर। मगर मैं एमेजोन किसी भी पर्टिकुलर जो है वो रिवर को नहीं बोल सकता, वो उसका इंडिविजुअल नाम ही मैं लूंगा। इससे आगे जैसे हम बात कर देते हैं सिटी। सिटी एक कॉमन वर्ड है। जैसे हम बोल सकते हैं कि एक स्टेट में कितनी सारी सिटीज हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम हो सकते हैं। तो जो सिटी है वो जो है एक कॉमन नाउन हो गया। मान लीजिए यहां पर अगर मैं लिख देता हूं अमृतसर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिटी का नाम आ जाएगा। जैसे पंजाब में कई तरह की सिटीज हैं, पंजाब में एक स्टेट है इंडिया की जिसमें कई तरह की सिटीज हैं आगे, तो वो उनमें से एक सिटी है अमृतसर। जैसे हम पंजाब में बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सिटीज हैं, कितनी सारी सिटीज हैं। मगर जब हम अमृतसर लिख देंगे तो वो एक इंडिविजुअल सिटी का प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब हम ये नहीं बोल सकते कि जो पंजाब है उसमें कितने सारे अमृतसर हैं, अमृतसर एक ही है, सिटीज कितनी सारी हैं। तो सिटी जो हो गया वो हो गया हमारे पास कॉमन नाउन। और जैसे हम साथ में एग्जांपल दे देते हैं लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में हमारे पास आ जाती है पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश जैसे आ जाए। तो ये हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल ने जो लैंग्वेज है उनके प्रॉपर नाउन, और जो लैंग्वेज है इन सबको हम इसको भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, इसको भी लैंग्वेज और इसको भी लैंग्वेज, ये हमारे पास आगे कॉमन नाउन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होता है और इनमें जो मेजर डिफरेंस होता है वो भी क्या होता है। तो अब हम इसके बाद में नेक्स्ट जो स्टार्ट करते हैं वो हमारे पास है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उस नाउन को बोलते हैं जिस नाउन को हम जो है अपनी 5 सेंसेस से सेंस नहीं कर सकते। जैसे कि कोई ऐसा वर्ड जैसे कि जिसको हम ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं और ना ही फील कर सकते हैं फिजिकली तौर पर, उसको हम बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसकी हम जैसे एग्जांपल लेते हैं फील। फीलिंग एक ऐसा वर्ड है जिसको हम देख नहीं सकते या जिसको हम सुन नहीं सकते, जिसको जो हम जो है फिजिकली टच नहीं कर सकते, मगर उसको हम महसूस कर सकते हैं, किसी चीज को जो उसकी फीलिंग्स को महसूस कर सकते हैं अंदरूनी तौर पे, तो उसको हम बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इससे इसकी और एग्जांपल हम जैसे ले लेते हैं, जैसे हम बोल देते हैं ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी क्या वर्ड है, जे एक ईमानदारी, जैसे हम बोल देते हैं ईमानदारी, तो ईमानदारी को ना तो देखा जा सकता है ना फिजिकली टच किया जा सकता है, तो उसको हम बोल देंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसकी एग्जांपल होंगी जैसे हम टाइम की बात करते हैं, टाइम, टाइम के बाद हम लिख सकते हैं जैसे काइंडनेस, पैट्रियोटिज्म। जैसे हमारे पास आ जाता है लव, तो ये सारे हमारे पास फीलिंग्स हैं, इनको हम फीलिंग्स कह सकते हैं। तो ये जो हमारे पास सारे वर्ड हैं ये हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। जरूरी नहीं होता कि जो चीज हम फिजिकली आइडेंटिफाई करते हैं या जिस चीज को हम देख सकते हैं वो ही नाउन की कैटेगरी में आएगा। जिन चीजों को हम महसूस करते हैं, देख नहीं सकते या महसूस नहीं कर सकते फिजिकली तौर पे, तो उसको भी हम जो है नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इसकी सेंटेंस में एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस लिख देते हैं, नॉर्मली लिखते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
तो ये हमारे पास जो वर्ड है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो ऑनेस्टी है ये सब्जेक्ट की जगह पर लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये सब्जेक्टिव नाउन हो गया हमारे पास। ये नाउन हमने यहाँ पर यूज किया है जैसे इसको एज ए, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे जो वर्ड्स हैं जिनको हम फीलिंग्स या आइडिया के तौर के ऊपर लेते हैं, तो उन जो नाउन्स हैं उनको हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आई थिंक आपको इसकी जो है एग्जांपल भी क्लियर होगी कि कैसे टाइप के नाउन्स को हम जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। इसके बाद में हम जो है नेक्स्ट हमारा नाउन है वो है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन हम उस नाउन को बोलते हैं जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बिल्कुल ऑपोजिट हो। ऑपोजिट का मतलब जिसको हम अपने 5 सेंसेस से जो है वो सेंस कर सकते हो, या किसी भी एक सेंस से उसको हम सेंस कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं अब कंक्रीट नाउन। अब कंक्रीट नाउन के हमारे पास वो सारी एग्जांपल होंगी जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं आती। जैसे कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं बैट, पेन, चेयर, टेबल, ऐसी और बहुत सारी वस्तुएं या लोग जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको हम बोल देते हैं कंक्रीट नाउन। तो इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है कि जिससे हम बोलें कि इसके कुछ ज्यादा अंडरस्टैंडिंग में हमको डिफिकल्टी हो रही है। तो जो नॉर्मली हम जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऑपोजिट जितने भी नाउन होंगे उसको हम बोलेंगे कंक्रीट नाउन। अब यहां पर आप जैसे बोलोगे बैट, पेन, चेयर, ये सारे तो कॉमन नाउन है, तो इनको हमने कंक्रीट नाउन में कैसे ले लिया। तो जो कॉमन नाउन है ये कंक्रीट नाउन भी हो सकते हैं, ये और टाइप के नाउन में भी कैटेगरी में भी आ सकते हैं। तो हमको ये देखना है कि जो नाउन हम पढ़ रहे हैं उसकी एक्चुअल में सेंस क्या है। सेंस के अकॉर्डिंग जो है हमने वो उसको जो है वो सेंटेंस में जो है समझना है, अप्लाई करना है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जो एक तरह का वर्ड है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट नाउन में कैटेगरी में भी ले सकते हैं। अगर पेन कंक्रीट नेम है तो इसको हम कॉमन नाउन भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमको ये क्लियर हो जाता है कि एक तरह के वर्ड के कई को जो है हम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट नाउन की कैटेगरीज में भी रख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास नाउन है वो है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन अगर हम देखें तो नाम से ही इससे समझ आ रही है कि काउंटेबल का मतलब होता है जिस चीज को गिना जा सकता हो। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है पेन की। तो पेन क्या है हमारे पास, ये हम गिन सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास 10 पेन है तो मैं बोल सकता हूं कि आई 10 पेन्स। तो मेरे पास अगर कोई भी ऐसी वस्तु है जिसको मैं नंबर में कैटेगराइज कर सकता हूं, जैसे पेन है, चेयर है, अगर मैं यहां पर मान लीजिए लिख देता हूं कार, तो कार भी एक काउंटेबल नाउन है। मैं ये बता सकता हूं कि यहां पर 5 कार खड़ी हैं। तो ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हो उनको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। आपको इजीली समझ आ रही होगी कि जैसा उसका नाम है वैसे ही उसका कैरेक्टर है। तो यहां पर फिर से कार, जैसे पेन है, चेयर है, ये कॉमन नाउन भी है, मगर इनको हम काउंटेबल की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। तो एक और इसके बाद समझने की जरूरत है कि जैसे हमारे पास ए, एन और दा होता है, ये आर्टिकल होते हैं। ये जो आर्टिकल्स हैं ये हमेशा काउंटेबल नाउन के आगे ही आएंगे हमेशा, ये और किसी नाउन के आगे नहीं हम यूज करेंगे। जब हम किसी नाउन को एज ए काउंटेबल नाउन की तरह यूज कर रहे होंगे, बता रहे होंगे, तो वहां पर हम ए, एन और दा उसके आगे लगा के फिर उसको लिखेंगे। तो ये जो ए, एन, दा आर्टिकल्स हैं ये काउंटेबल नाउन के साथ आ सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इज नॉन काउंटेबल नाउन। नॉन काउंटेबल नाउन अगर हम समझने की कोशिश करें तो इजी इसके डायरेक्टली हमको नाम से समझ आ रही है कि जिस वर्ड को या जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं नॉन काउंटेबल नाउन। जैसे कि मैं यहां पर अगर मान लीजिए लिख देता हूं वाटर, ऑयल, शुगर और यहां पर साल्ट, तो ये हमारे पास नाम जो है वो सारे नॉन काउंटेबल हैं। अगर मैं किसी को अगर बोल देता हूं मुझे पानी चाहिए, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आई नीड 1 वाटर। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो ये गलत हो जाएगा। मैं उसको ये बोल सकता हूं कि मुझे 1 लीटर पानी चाहिए या 1 गिलास पानी चाहिए। तो वाटर को एज इट इज मैं काउंट नहीं कर सकता, इसको गिनती में नहीं बता सकता। ऐसे ही ऑयल है, मैं ऐसे नहीं बोल सकता मुझे 1 या 2 ऑयल दे दीजिए। या शुगर होगी, जैसे साल्ट हो गया, तो हम इसको क्या मांगेंगे। अगर हम कभी भी शुगर लेने जाएंगे तो हम बोलेंगे हमको 1 kg शुगर दे दो, या हमको जो है 1 kg साल्ट दे दो, या इतने लीटर ऑयल दे दो, या इतने लीटर वाटर दे दो।
तो ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनके आगे हम डायरेक्टली नंबर से उसको काउंट नहीं कर सकते, वो सारे जो कैटेगरी के नाउन होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन काउंटेबल नाउन। अब अगर हम यहां पर बात करें शुगर की, तो एक क्वेश्चन स्टूडेंट का होता है कि जैसे शुगर है, इसके जो पीसेस हैं, दाने हैं, उनको एक एक करके गिना तो जा सकता है, तो फिर इसको जो है वो हम नॉन काउंटेबल की कैटेगरी में क्यों रख रहे हैं? तो देखिए, जब भी आप कभी भी दुकान से शुगर लेने जाते हैं, तो आप उसको ये नहीं बोलते हैं मुझे 1 शुगर दे दो या 10 शुगर दे दो या मुझे 20 शुगर दे दो। आप उसको किसी क्वांटिटी में ही मांगते हैं। जब आप उसको क्वांटिटी में मांगते हैं, डायरेक्ट उसके नंबर नहीं लगाते, तो उसको हम नॉन काउंटेबल में ले जाते हैं। ये बात सही है कि इसको एक एक करके गिना जा सकता है, मगर अगर आपके पास इतनी बड़ी क्वांटिटी है तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। आपको जब कभी भी आप उसको परचेज करोगे या उसको खुद भी उसको किसी को बताओगे, तो आप यही बोलोगे कि 1 kg शुगर या 2 kg शुगर है। तो उसकी वजह से हम जो है इसको जो है इंडिविजुअली कभी भी कंसिडर नहीं करते, इसको जो है एज ए नॉन काउंटेबल नाउन के तौर पर ही यूज करते हैं। तो ये था हमारे पास नॉन काउंटेबल नाउन की कैटेगरी। अब इसके बाद में जो हम नेक्स्ट नाउन करने जा रहे हैं वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का नाउन है। इसमें हम क्या करते हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं या ग्रुप ऑफ थिंग्स होती हैं, जब एक से ज्यादा लोग और थिंग्स हो, जब उनके ग्रुप को या उनके जो हमारे पास मंच है, जब उसको जो है हम एक मानकर एक नाम दे देते हैं, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि हम मान लीजिए हमारे पास वर्ड है फैमिली। तो फैमिली में क्या होता है, एक पर्सन को तो हम फैमिली नहीं बोल सकते। जब एक फैमिली के मेंबर्स जब इकट्ठे हो जाते हैं, जब उसमें पेरेंट्स आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, तो क्या होता है कि उसको हम एक नाम देते हैं फैमिली का। इसी तरह जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है जी, तो उसको हम बोल देते हैं क्राउड। तो जो क्राउड वर्ड है, इसको हम भीड़ बोलते हैं, ये क्या है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए किसी जगह के ऊपर, तो उसको हम बोल देते हैं क्राउड। पूरे के पूरे इतने सारे नंबर ऑफ पीपल को जो है हम एक ही नाम देते हैं क्राउड का। तो ये हमारे पास क्या, क्राउड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आता है। इसी तरह हमारे पास और भी वर्ड है, जैसे हम बोल देते हैं टीम। तो टीम में हमारे पास क्या है कि टीम में हमारे पास नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं। जैसे मैं बोल देता हूं प्लेयर, तो प्लेयर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉमन नाउन है। जैसे हमारे पास अगर मान लीजिए 10 लोग खड़े हैं, 10 खेलने वाले पर्सन खड़े हैं, तो उनको हम इंडिविजुअली को एक एक पर्सन को प्लेयर बोल सकते हैं। जैसे क्रिकेट की टीम है, तो जब 11, हमको पता है कि जो क्रिकेट की टीम है उसमें 11 प्लेयर होते हैं। जब वहां पर 11 प्लेयर इकट्ठे हो जाएंगे, तो हम उसको एक टीम का नाम दे देंगे, ना कि हम उसको इंडिविजुअल प्लेयर बोलेंगे। तो जब नंबर ऑफ पीपल इकट्ठे हो जाते हैं या नंबर ऑफ थिंग्स हमारे पास इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसको हम एक नाम दे देते हैं, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। इसकी हमारे पास और एग्जांपल है, जैसे हम वर्ड यूज करते हैं कमेटी। तो कमेटी हमारे पास क्या है, ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ठीक है जी, जो किसी स्पेशल टास्क के लिए असाइन किए जाते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं कमेटी। जैसे हमारे पास वर्ड आता है ज्यूरी। तो ज्यूरी वर्ड हमारे पास क्या है, जैसे हम पंचायत बोलते हैं, पंच बोलते हैं, जैसे जो लोग जैसे इकट्ठे होकर जहां पर कोई फैसला सुनाते हैं, तो उसको हम बोलते थे ज्यूरी। उसमें 5 लोग हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो जैसे ज्यूरी है। तो जैसे हमारे पास एक वर्ड आता है कवायर। अब कवायर वर्ड हमारे पास क्या है, लिखने में जो ए वर्ड है उसको लिखने में हम चोर बोलते हैं, मगर जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है दैट इज ए कवायर। तो हम लिखते हैं कवायर ऑफ सिंगर। तो जो सिंगर्स का ग्रुप होता है, जब एक कोई ग्रुप हो जिसमें नंबर ऑफ सिंगर इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्वायर। तो क्वायर ऑफ सिंगर जो एक वर्ड है। इसी तरह हमारे पास जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं क्राउड। जब एक फैमिली के पर्सन एक घर पे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं फैमिली। जब लोगों को इकट्ठा किया जाता है किसी स्पेशल टास्क के लिए तो उसको बोलते थे कमेटी। जब प्लेयर इकट्ठे होते हैं किसी गेम को खेलने के लिए तो उसको बोला जाता है टीम। तो इसी तरह जब नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ थिंग्स को इकट्ठा करके हम एक नाम दे देते हैं उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। तो अब हमारे पास एक बहुत कंफ्यूजन होती है कि जिसमें हमको स्टूडेंट ये बात पूछते हैं कि सर ये जो वर्ड है जैसे ये कलेक्टिव नाउन है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो टीम है, कमेटी है, क्वायर है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ पीपल है इकट्ठे होके उसका हमने एक नाउन बनाया।
तो अब हम इसको सिंगुलर लेंगे या प्लूरल लेंगे। तो आइए हम इसके ऊपर बात करते हैं कि इसको हम सिंगुलर कब लेते हैं और प्लूरल कब लेते हैं। जैसे हमने बात की थी क्वायर, तो ये हमारे पास वर्ड था जब सिंगर्स, जब हम बात करते हैं सिंगर जो है उनका ग्रुप होता है। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक सेंटेंस है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, द क्वायर इज आउट ऑफ ट्यून। ये एक सेंटेंस है हमारे पास। यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर हम जो क्वायर है इसको एज ए सिंगुलर यूज कर रहे हैं, यहां पर हमने इज लगा दिया, तो यहां पर हम इसको एज ए सिंगुलर ले रहे हैं। ये इज है आगे हम जाके वर्ब में पढ़ेंगे कि जब कब सिंगुलर के साथ लगती है और जो कौन सी ऐसी वर्ब है जो प्लूरल के साथ लगती है। अभी मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए बात। तो दूसरा हम ये भी वर्ड लिख सकते हैं, क्वायर आर आउट ऑफ ट्यून। तो यहां पर क्या है, जो क्वायर वर्ड है ये यहां पर प्लूरल हो गया क्योंकि इसके साथ हमने आर लगा दिया। अभी सब समझने के लिए आप समझ लीजिए ये सिंगुलर है और ये हमारे पास जो है वो प्लूरल है। तो यहां पर हम सेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्यों हमने क्वायर को सिंगुलर लिया, कब हमने क्वायर को प्लूरल लिया। तो ये जैसे हमने यहां पर लिख दिया था क्वायर इज आउट ऑफ ट्यून, इसका मतलब है कि जो म्यूजिशियन थे, जो हमारे पास सिंगर थे, वो सारे एक साथ कोई गाना गा रहे थे, एक ही टोन में गा रहे थे, मगर वो सारे के सारे एक साथ ही जो है वो टोन से अलग हो गए। जैसे मान लीजिए उन्होंने किसी और टोन में गाना था, मगर जो सारे के सारे एक साथ किसी और टोन में गाने लग गए, तो उसको हमने क्या किया, हमने क्या बोला, तो जो उनका ग्रुप था, जो सिंगर्स का ग्रुप था, वो आउट ऑफ टोन हो गया। सारे के सारे एक साथ जो है वो एज ए यूनिटी, जब हम इससे क्वायर को एज ए यूनिटी लेंगे तो ये हमारे पास सिंगुलर बन जाएगा। मगर यहां पर जैसे हम लिखा है क्वायर आर आउट ऑफ ट्यून, तो ये भी सही है लिखने में। तो ये अब हम कहां पर इसको प्लूरल लेंगे, जैसे यहां पर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, मेंबर्स ऑफ क्वायर आर आउट ऑफ ट्यून, तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर क्या है, इस ये वाले सेंटेंस का और ये वाले सेंटेंस का सेम मीनिंग है। सेंस अगर हम समझने की कोशिश करें तो मीनिंग सेम है। यहां पर मतलब है कि जब जो उनका ग्रुप था, जो उनका क्वायर था सिंगर्स का, वो एक साथ ही उन्होंने कोई और टोन में जो है वो गाना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, जो टोन बननी चाहिए थी वो टोन नहीं बनी और कोई और टोन में सारा का सारा ग्रुप ही गाने लगा। मगर यहां पर क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो क्वायर आर आउट ऑफ ट्यून, इसका मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल मेंबर थे, जैसे मान लीजिए 10 मेंबर थे, तो एक कोई और गाना के टोन में गाने लगा, एक किसी और टोन में गाने लगा, एक किसी और टोन में गाने लगा। तो जो हमारे पास क्वायर था उसमें जितने भी मेंबर थे वो अलग अलग टोन में गाना गाने लगे, जिससे क्या हुआ कि जो क्वायर था ये प्लूरल हो गया। यहां पर एज ए वन को जो ग्रुप की तरह वो टोन से आउट हुए थे, यहां पर वो अलग अलग तरह से टोन से आउट हो गए। तो यहां पर ये क्या हो गया कि क्वायर जो प्लूरल हो गया। प्लूरल का मतलब इसमें क्लियर हो गया कि इसमें ज्यादा सिंगर जो है वो अलग अलग टोन में गा रहे हैं, तो अलग अलग टोन में गा रहे हैं सारे के सारे, तो वो एक प्लूरल के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। यहां पर सारा का सारा सिंगर डिफरेंट टोन में गाने लगे मगर वो आपस में एक ही टोन में थे, तो ये यहाँ पर एक सिंगलर की तरह हम जो इसको कंसीडर करेंगे। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कलेक्टिव नाउन हम किसको बोलते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम नाउन करने जा रहे हैं दैट इज ए कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन हमारे पास वो होते हैं जो एक से ज्यादा नाउन से मिलकर बनते हैं। जैसे कि हमारे पास नॉर्मल एग्जांपल्स होती हैं, जैसे हम लिख देते हैं बस स्टॉप। तो अभी यहां पर जो बस स्टॉप वर्ड है, ठीक है जी, ये दो वर्ड से बना है, बस से और स्टॉप से। तो ये दो नाउन से मिलकर जब एक कंप्लीट नाउन बन जाता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन, ज्यादा नाउन से मिलकर बना। जैसे हम बोल देते हैं मेल बॉक्स, तो जो मेल बॉक्स है ये भी दो वर्ड से बना है, मेल और बॉक्स से। तो इसी तरह और एग्जांपल है हमारे पास कंपाउंड नाउन की, जैसे कि 1 year old, बेड रूम, वॉशिंग मशीन,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ये 1 ईयर ओल्ड है, तो यहाँ पर क्या है कि 1 ईयर और ओल्ड 3 वर्ड है, ठीक है जी। इनको हमने जोड़कर एक नाउन बनाया है। बेड और रूम, बेडरूम हम बोलते हैं, तो ये हमारे पास 2 नाउन से मिलकर एक नाउन बना, कंपाउंड नाउन, दैट इज ए बेडरूम। इसी तरह वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि जैसे वॉशिंग अलग है और मशीन वर्ड अलग है, तो हमको पता है कि वॉशिंग मशीन कपड़े धोने वाली मशीन को बोलते हैं, तो वॉशिंग मशीन एक कंपाउंड नाम है। ये एक नाम कंसिडर होगा, 2 नाम नहीं। अब कई वर्ड होते हैं जो एक साथ जुड़े होंगे, जैसे हमने यहाँ पर मेल बॉक्स पढ़ा, 2 वर्ड एक साथ जुड़े होंगे, किसी किसी जगह के ऊपर दोनों वर्ड अलग अलग लिखे जाएंगे मगर उनका मतलब एक होगा। किसी किसी जगह के ऊपर जो बीच में हाइफन दिए जाते हैं, ज्यादातर अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है कि इसमें हाइफन दे दिए जाते हैं जब वर्ड्स बिल्कुल आपस में मैच ना करते हो, जो उनकी सिमेट्री ना बनती हो, तो उनको हाइफन देके आपस में जोड़ दिया जाता है ताकि ये 1 वर्ड की तरह दिखे। तो अगर मैंने ऐसे यहाँ पर लिखा है 1 ईयर ओल्ड, तो ये एक ही वर्ड कंसिडर किया जाएगा नाउन के तौर पर। तो ये था हमारे पास कंपाउंड नाउन के कुछ एग्जाम्पल। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। कंपाउंड नाउन सिंपल वही नाउन होंगे जब हम एक से ज्यादा वर्ड को जोड़ के कोई नाउन बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड नाउन। तो इसमें आई थिंक और भी कुछ ज्यादा एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ गई होगी। अब हम लास्ट नाउन करने जा रहे हैं मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन जो होता है वो एक सिंपल नाउन की तरह ही जो हम उसको कंसिडर करते हैं। मटीरियल नाउन का मतलब है जो किसी मटीरियल का नाम हो। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन वो होता है जैसे हम लिख देते हैं वुड, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, प्लास्टिक। तो ये हमारे पास जो वर्ड्स हैं ये किसी मटेरियल का नाम है। तो जो ऐसे नाउन होते हैं जो किसी मटेरियल को रिप्रेजेंट करें उसको हम बोल देते हैं मटेरियल नाउन। आई होप आपको ये सारे के सारे जो नाउन है उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नाउन एक सेंटेंस का पार्ट होता है और पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको जो हम लिखते हैं जब हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं। और जो नाउन होते हैं ये या तो सिंगुलर हो सकते हैं या फिर जो है वो प्लूरल हो सकते हैं। और इनकी जो हम यूज करते हैं जहां तो हम इसको सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस की, जहां इसको हम ऑब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं नाउन को। आई होप आज की वीडियो से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि नाउन क्या होते हैं और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, जिससे आपको जो है आने वाली हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें हम जो है प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो क्या होते हैं और कैसे यूज होते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे प्रोनाउंस। थैंक यू।